नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों स्वागत है आज का दोस्तों एसएसटी विद हेमराज में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले दोस्तों भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र। दोस्तों यहाँ से हर एग्जाम में दोस्तों प्रश्न एग्जाम आप लोगों से पूछा जा रहा है और आने वाले समय में दोस्तों प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना, ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों अगर आप दोस्तों सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पीटीआई, दोस्तों यूपीएससी जैसे प्रश्न दोस्तों में भी यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पर केवल पीवाई की दोस्तों आप लोगों के सामने लिए जो कि विभिन्न एग्जामों में आप लोगों से प्रश्न पूछे गए, केवल उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे। एडवांस चीज अगर आपको देखनी है तो हम इसके लिए दोस्तों एक अलग से दोस्तों क्लास लेकर आ जाएंगे। चलिए पहला प्रश्न आप लोग देखेगा कि भारतीय राज्यों का प्रथम बार दोस्तों भाषाई आधार पर गठन विधेयक कब दोस्तों पास हुआ था, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो किसी भी दोस्तों अगर स्टेट का प्रथम बार अगर तो लैंग्वेज के आधार पर जो उसका गठन किया जाना था, तो ये विधेयक दोस्तों जो प्रस्तुत होता है तो सन 1956 में ये विधेयक आया था। कब आया था? सन 1956 ईस्वी की बात आती है। देखिएगा 1 अक्टूबर सन 1953 को दोस्तों, कब? 1 अक्टूबर सन 1953 को स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। ये बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछा जा सकता है। 1 अक्टूबर सन 1953 की बात आती है जब स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य बना था वो था आंध्र प्रदेश। क्या है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। दिसंबर सन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष दोस्तों सैयद फैजल अली थे। कौन थे दोस्तों? सैयद फैजल जो अली थे दोस्तों। कब दोस्तों? दिसंबर सन 1953 ईस्वी की बात आती है दोस्तों, जब दोस्तों राज्य पुनर्गठन दोस्तों जो आयोग बना, क्या बना? राज्य पुनर्गठन आयोग बना। और इस आयोग के दोस्तों जो अध्यक्ष थे उनका नाम है दोस्तों डॉक्टर सैयद फैजल अली। कौन है? डॉक्टर सैयद फैजल जो अली थे वो इसके दोस्तों आयोग के अध्यक्ष थे। इसके अन्य सदस्य आप लोगों को याद रखना, क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछा जा चुका है कि जो राज्य पुनर्गठन जो आयोग बना था इसके दोस्तों दो अन्य सदस्य जिनका नाम है हरदेनाथ कुंद्रू, जिन्हें दोस्तों एच एन कुंद्रू के नाम से जाना जाता है, और सरदार दोस्तों के एम पनिंकर। कौन है दोस्तों? सरदार के एम जो पनिंकर थे दोस्तों, ये भी दोस्तों इसमें सदस्य थे। सरदार के एम पनिंकर की मैं आप लोगों से चर्चा पहले भी दोस्तों संविधान सभा में वाले टॉपिक में कर चुका हूं कि राजस्थान से दोस्तों संविधान सभा में जिस एक व्यक्ति का दोस्तों दाखिला होता है उसका नाम है सरदार दोस्तों के एम पनिंकर। दोस्तों कौन है सरदार के एम पनिंकर? जो कि दोस्तों बीकानेर रियासत से दोस्तों इसमें शामिल होते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई सन 1956 में पास किया जाता है। देखो आयोग कब गठित होता है साहब जी? आयोग गठित होता है दोस्तों दिसंबर सन 1953 में, लेकिन इसके तहत में दोस्तों जो अधिनियम लाया गया उसका दोस्तों वो अधिनियम लाया जाता है दोस्तों जुलाई सन 1956 में। कब दोस्तों? जुलाई सन 1956 में अधिनियम लाया जाता है। इस अधिनियम के दोस्तों अनुसार संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया। कैसा किया गया दोस्तों? 7वां संविधान संशोधन किया गया और मूल संविधान के राज्यों को 4 श्रेणियों में बांट दिया गया। कितनी श्रेणियों में बांट दिया गया दोस्तों? क, ख, ग और घ। समाप्त कर दो तो मूल संविधान, अच्छा संविधान संशोधन किया गया और मूल संविधान में जो 4 राज्यों की जो 4 श्रेणियां थी क, ख, ग, इनको समाप्त कर दिया गया। समाप्त करके 14 राज्यों और दोस्तों 6 केंद्र शासित प्रदेश, कितने दोस्तों? 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ज्ञात तो रहे कि फजल अली आयोग ने राज्यों के इस वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। मूल संविधान में जो 4 श्रेणियां हुआ करती थी उनको जो जो थी दोस्तों उनको दोस्तों समाप्त कर दिया जाता है, और उसमें जो 14 राज्य थे, 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश है, उनको समाप्त कर दिया गया। और फजल अली आयोग ने भारतीय संघ को दोस्तों 16 राज्यों में प्लस दोस्तों 3 दोस्तों संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित करने का सुझाव दिया था। किसने दिया था? सैयद अली जो आयोग था दोस्तों इसने दिया था, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको याद रखनी है। निम्नलिखित में कौन सा दोस्तों सन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे? ये क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर दोस्तों में कई बार आप लोगों से पूछा गया है। तो दोस्तों फजल अली जो आयोग फजल अली थे दोस्तों, वो दोस्तों यहाँ पे इसके दोस्तों अध्यक्ष चुने जाते हैं। पटाभी सीतारामैया का दोस्तों इससे कोई संबंध नहीं है। हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर 2 ही दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। हरदेनाथ जो कुंद्रू है दोस्तों वो इसके दोस्तों सदस्य थे दोस्तों, ठीक है। और के एम जो पनिंकर थे वो भी इसके सदस्य थे दोस्तों, ठीक है। मैंने आप लोगों से बात की बीकानेर रियासत के थे, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो मैंने आप लोगों से बात की दोस्तों कि जो राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम है दोस्तों ये दिसंबर सन 1956 में पारित होता है। कब होता है? दिसंबर सन 1956 में पारित होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मैंने आप लोगों से चर्चा की दोस्तों कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना दोस्तों बाद में, वो भी दोस्तों इन्हीं की अध्यक्षता में बनता है, डॉक्टर फजल अली, ठीक है। फजल अली आयोग की अध्यक्षता में, जिसे दोस्तों फजल अली आयोग भी कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी, राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली आयोग भी कहा जाता है। प्रश्न दोस्तों देख लीजिएगा, दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछे गए। राज्य पुनर्गठन आयोग ने दोस्तों सिफारिश की थी दोस्तों, राज्य पुनर्गठन जो आयोग था दोस्तों, इसने मैंने आप लोगों को बताया कि साहब जी इसने दोस्तों जो 14 राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश थे इनकी दोस्तों इसने क्या की थी दोस्तों? सिफारिश की थी। किसने?
राज्य पुनर्गठन आयोग ने दोस्तों इनके दोस्तों 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की दोस्तों क्या की थी, सिफारिश की थी। लेकिन दोस्तों जो फजल अली जो थे दोस्तों उन्होंने मात्र दोस्तों 16 राज्य और दोस्तों 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 3 यूटी में दोस्तों इसे बांटा था। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। भारतीय संविधान में दोस्तों संघीय शब्द किसमें उल्लिखित है दोस्तों, मैंने आप लोगों से कहा कि अगर आप सेट एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों राजस्थान में तो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, सेट एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। देखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रयुक्त हुआ है, बात गलत हो जाएगी दोस्तों, गलत। अनुच्छेद 368 में नहीं, संविधान में कहीं पर भी दोस्तों ये प्रयुक्त नहीं हुआ है। भारतीय संविधान की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो संघीय जो शब्द है, संघीय शब्द कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। और हमारे भारत देश में दोस्तों संघीय की यानी कि दोस्तों फेडरल, किसका दोस्तों, फेडरल शब्द के स्थान पर दोस्तों एक शब्द का इस्तेमाल किया गया जिसका नाम है यूनियन। क्या नाम है दोस्तों, यूनियन। ये बात आपको याद रखनी है। इनके हमारे संविधान में कहीं पर भी फेडरल शब्द का इस्तेमाल न करके यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जब हम दोस्तों आप लोगों से थ्योरेटिकल जो क्लास की चर्चा करेंगे तब मैं उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि कहां पर कैसे हुआ था। तो इसमें कहीं पर भी प्रयुक्त नहीं हुआ है भारतीय संविधान में संघीय शब्द। क्यों नहीं हुआ है, भारतीय संविधान में किसी भी अनुच्छेद में संघ शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि भारत दोस्तों संघीय राज्य नहीं है, बल्कि दोस्तों देखिएगा भारत जो है वह संघीय राज्य नहीं है बल्कि राज्यों का एक संघ है। कैसा है दोस्तों, यूनियन ऑफ द स्टेट इसे कहा गया है। दोस्तों क्या कहा गया है, भारत को यूनियन ऑफ द स्टेट कहा जाता है, यानी कि राज्यों का संघ कहा जाता है। संघीय शब्द इसके लिए इस्तेमाल कभी भी नहीं किया गया, ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा जो कि आप लोगों के सामने दोस्तों कमेंट में बताना। दोस्तों हम लगभग 95 प्रश्नों को यहाँ पर करने वाले दोस्तों 95 या 100% आप लोगों के सामने लेंगे। कितने परसेंट आप लोगों के सही होते हैं दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। और किसी भी उत्तर में अगर आप लोगों को डाउट है तो भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपका दोस्तों जवाब देने की कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों की, ठीक है। तो संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है, तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है दोस्तों ये दोस्तों भारत दोस्तों जो भारत देश है इस भारत को दोस्तों क्या घोषित करता है साहब जी, राज्यों का संघ घोषित करता है। मैंने आप लोगों से कहा इसे स्टेट ऑफ यूनियन कहा गया है। क्या कहा गया है, स्टेट ऑफ यूनियन कहा गया है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। कौन से संघीय शासन प्रणाली के लक्षण सही विकल्प है, देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कि संघीय जो शासन प्रणाली के दोस्तों लक्षण के बारे में कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता एकदम सही बात आती है दोस्तों। संघीय केंद्र और संघ की इकाइयों के बीच में शक्तियों का वितरण ये भी संघीय प्रणाली का तो उदाहरण है, ठीक है। द्विसदनात्मक संघीय विधायिका का अस्तित्व ये भी सही बात है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 2 3 तीनों हो जाएंगे। आप जानते हो तो हमारी जो संघीय जो शासन प्रणाली आती है इसके कई प्रकार के दोस्तों उदाहरण देखने को मिलते हैं जो कि तीनों सही है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं भारतीय संविधान के वे तत्व जो शासन व्यवस्था को संघात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं, यानी कि दोस्तों हमारा जो भारतीय जो संविधान है अगर उसे संघात्मक स्वरूप प्रदान करना है तो उसके कौन कौन से उदाहरण है। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूं कि जो हमारा जो भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, हाथों से निर्मित है और कठोर संविधान है। ये भी बात आपको याद रखनी है। जो कठोर संविधान की जो विशेषता होती है ये दोस्तों हमारी संघात्मक शासन जो व्यवस्था है इसकी एक प्रमुख महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है, ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता भी दोस्तों संघीय शासन व्यवस्था की क्या है दोस्तों, संघात्मक जो शासन व्यवस्था है इसकी विशेषता मानी जाती है। शक्तियों का विभाजन हो गया, केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का जो विभाजन किया जाता है वो भी संघात्मक स्वरूप में ही गिना जाता है, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी इसी में आता है, किंतु इनमें से कुछ ऐसे तत्व भी है जिनमें जिनका झुकाव तो एकात्मक शासन व्यवस्था की ओर है, स्पष्ट होता है। जैसे कि दोस्तों इकरी नागरिकता। अब देखो ये बात हुई दोस्तों संघात्मक शासन व्यवस्था की, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे टॉपिक है कुछ ऐसे भी दोस्तों हमारे संविधान में दोस्तों ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जो कि एकात्मक शासन व्यवस्था की ओर झुकाव देखने को मिलते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूं साहब जी इकहरी नागरिकता, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, यहीं से आप लोगों से हर एग्जाम में प्रश्न 1% जरूर बनता है, ठीक है। इकरी नागरिकता हो गई, इकरी न्यायपालिका हो गई, अखिल भारतीय दोस्तों जो सेवाएं होती है तो हमारे जो आईएएस आईपीएस अधिकारी और आईएफएस अधिकारी, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करना, और मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपालों की जो नियुक्ति की जाती है कमेंट में बताइएगा हमें किस देश के संविधान से ग्रहण की है। संसद के द्वारा राज्यों के नाम, ठीक है, और क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन, ये सारी चीजें जो कैसी हिसाब दी कि एकात्मक जो शासन व्यवस्था इसकी ओर इंटरलाइन करती है, ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेगा। अच्छा यहाँ से दोस्तों याद रखना भविष्य में आप लोगों से यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाएगा, ये याद रखना, या तो संघात्मक से या इकरी नागरिकता से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप से सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है। मैंने आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड ग्रेड एग्जाम में मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान की ऐसी कौन सी विशेषता है दोस्तों जो कि इसे संघात्मक नहीं मानती है। तो देखिएगा शासकीय शक्तियों का वितरण, तो ये तो दोस्तों संघात्मक व्यवस्था है।
लिखित जो संविधान है ये भी संघात्मक व्यवस्था में शामिल किया जाता है। एकीकृत न्यायपालिका, मैंने आप लोगों से कहा दोस्तों कि जो एकीकृत जो न्यायपालिका होती है वो इसे दोस्तों संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत नहीं गिनी जाती। एकीकृत न्यायपालिका एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता मानी जाती है, ठीक है। और जो न्याय प्रावधान आता है तो इसको जरूर देखिएगा साहब, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों से। तो पहले भी पूछा जा चुका है कि न्यायिक जो पुनरावलोकन है, न्यायिक पुनरावलोकन ये संघात्मक शासन व्यवस्था के कैसा है दोस्तों, संघात्मक जो शासन व्यवस्था है इसका माना जाता है उदाहरण, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, भारतीय संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता कौन सी है। तो देखिएगा संघात्मक जो शासन व्यवस्था इसकी विशेषता आप लोगों को बताइए। नंबर एक देख सकते हो दोस्तों, शक्तियों का जो विभाजन है दोस्तों, यही दोस्तों जो संघात्मक व्यवस्था की क्या है साहब जी, विशेषता है दोस्तों यहाँ पर। जबकि मैं बात करूं साहब जी राष्ट्रपति की संकटकालीन जो शक्तियां होती है और राज्यपाल की दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होना और समवर्ती सूची में केंद्र का अधिकार, दोस्तों ये जो तीनों की तीनों एक कैसी है दोस्तों, ये एकात्मक है। कैसी है, एकात्मक जो विशेषता के अंतर्गत आ जाएगी कि राष्ट्रपति के द्वारा जो संकट काल में जो अपनी जो पावर का इस्तेमाल किया जाता है वो हो गई, चाहे राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करना हो दोस्तों, चाहे वो दोस्तों जो हमारी जो समवर्ती जो सूची होती है, समवर्ती सूची में जो केंद्र का जो अधिकार होता है, ये सारी सारी कैसी एकात्मक विशेषताएं। हम इसके लिए दोस्तों आप लोगों से दोस्तों डिटेल में क्लास में लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल आप एमसीक्यू देख लीजिए अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है तो। चलिए, किस व्यवस्था की विशेषता को तो भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। संघीय व्यवस्था की विशेषता, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, संघीय जो व्यवस्था है दोस्तों इसकी जो विशेषता है इनको भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं, बिल्कुल दोस्तों मैंने आप लोगों से बात की दोस्तों, एकल नागरिकता हो गई, एकल न्यायपालिका हो गई दोस्तों, ठीक है। ये सारी सारी कैसी है दोस्तों, एकात्मक है। तो इन्हें दोस्तों राष्ट्रपति की जो आपातकालीन जो शक्तियां हो गई, या फिर दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति करना, समवर्ती सूची की विशेष सारी की सारी कैसी है दोस्तों, एकात्मक है, ठीक है। तो दोनों इनके संघीय और एकात्मक व्यवस्था दोनों को इसमें शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर जो 3 है वही इसका हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो संघात्मक भी है और एकात्मक है, ठीक है। परिसंघ व्यवस्था नहीं है, लेकिन कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि दोस्तों भारतीय संविधान को किसने परिसंघ व्यवस्था के रूप में कहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी, ये अनुच्छेद किसमें दोस्तों, यानी कि संसद द्वारा, यानी कि दोस्तों जो हमारी संसद होती है वो संघ में, संघ का मतलब होगा केंद्र में दोस्तों, नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है दोस्तों, नई स्थापना कर सकती है, ये किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है। तो दोस्तों हमारा जो भारत संविधान का जो अनुच्छेद नंबर जो 2 है वो कहता है, या तो हम किसी भी दोस्तों राज्य की स्थापना करनी हो, इनकी जैसे बात करूं मैं कि वर्तमान में हमारे 28 राज्य है, अगर 28 राज्य में से अगर आपको दोस्तों 29वां राज्य बनाना है या 30वां राज्य बनाना है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आर्टिकल जो नंबर जो 2 है इसमें इसका प्रयोग करना पड़ेगा, किसका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 2 का प्रयोग करना पड़ेगा। संविधान का अनुच्छेद नंबर 2 ये दर्शाता है कि ऐसी विदेशी राज्य क्षेत्र जो संविधान के अनुच्छेद 1(3)(ग) के तहत अर्जित किए जाने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र का अंग बन जाते हैं। देखिए अगर मान लिया जाए साहब जी मेरे को तो चाइना के ऊपर आक्रमण करना है, या बात करूं मैं साहब जी पाकिस्तान के ऊपर मुझे क्या करना है, आक्रमण करना है, मैं पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करूं और उसके किसी भी क्षेत्र को अगर मैं हिंदुस्तान में मिला लेता हूं, तो उसे भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद के तहत मैं उसे शामिल करूंगा, वो देखिएगा साहब जी कि अगर दोस्तों विदेशी राज्य क्षेत्र को, किसको साहब जी, विदेशी राज्य क्षेत्र को अगर आपको भारत में मिलाना है, तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद नंबर जो 1(3)(ग) है, कौन सा है दोस्तों, आर्टिकल A1(3)(ग), क्या नाम है साहब जी, गौर कीजिएगा साहब जी, आर्टिकल 1(3) जो ग है ना, इसके तहत में हम दोस्तों किसी भी जो विदेशी राज्य क्षेत्र है उसको हम भारत में शामिल कर सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो विदेशी राज्य क्षेत्र को दोस्तों आर्टिकल 1(3)(ग) के तहत में अर्जित किए जाने के पश्चात में अगर दोस्तों उसे भारत के राज्य क्षेत्र का अंग बन जाते हैं और उन्हें अनुच्छेद 2 के तहत विधि बनाकर संघ में शामिल किया जा सकता है, या उन्हें नए राज्य या राज्यों के रूप में स्थापित किया जा सकता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो साहब जी मैंने आप लोगों से चर्चा की, अगर तो उसे भारत में शामिल कर लिया, शामिल करने के बाद में अगर उसे आपको तो एक नया स्टेट बनाना है, या तो उसे किसी एक अन्य राज्य के रूप में तो अगर उसे तो दर्जा देना है, तो आपको आर्टिकल नंबर 2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के संविधान के अनुसार संघीय भारत के किसी राज्य का नाम किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। साथ ही मैंने आप लोगों को बताया कि भारतीय संविधान के तहत में जो संघीय भारत के अगर किसी राज्य का नाम अगर आपको तो परिवर्तन करना है, तो राज्य का नाम परिवर्तन करना है, तो दोस्तों वो कौन करेगी साहब जी, वो करेगी हमारी संसद। मैंने आप लोगों को बताया
संसद जो होती है वही दोस्तों नीति बनाकर ही दोस्तों नए राज्य का निर्माण कर सकती है, उसके नामों में परिवर्तन कर सकती है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। तो देखिएगा साहब जी, संसद क्या क्या कर सकती है, नए राज्य की स्थापना कर सकती है, नए राज्य की स्थापना कर सकती है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। वो चाहे तो कर सकती है, तो राजस्थान राज्य आज के बाद में तो 33 जिलों, तो 41 जिलों का ना हो करके तो 30 जिलों का रह जाएगा। ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो कौन करेगी, वो करेगी, जो जो राजस्थान के जो 11 जिले वो किसको दे दिए जाएंगे, मध्य प्रदेश को दे दिए जाएंगे। अगर ऐसा कुछ करती है तो वो संसद ही करेगी। सीमा में परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो संसद चाहे तो राजस्थान का नाम बदल कर वो कुछ भी बदल सकती है। और फिलहाल में तो मोदी सरकार है, वो ये अगर चाहे तो राजस्थान का नाम बदल कर इसका मोदी नाम इसका नाम पाड़ सकती है, तो वो उसकी इच्छा है किसकी, संसद की। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर उसकी जानकारी देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 2 और 3 और 4 में, यानी कि आर्टिकल 2, 3 और 4 के अधीन संसद जो होती है, कौन होती है, संसद जो होती है दोस्तों, ये साधारण बहुमत के द्वारा, गौर करना शब्दों पे इंपोर्टेंट है दोस्तों आप लोगों से। संसद जो होती है, जो हमारा पार्लियामेंट होता है, वो दोस्तों वो जो हमारा साधारण बहुमत होता है, साधारण बहुमत के द्वारा दोस्तों नए राज्य का निर्माण कर सकती है। क्या कर सकती है साहब जी, नए राज्य का निर्माण कर सकती है दोस्तों, या दोस्तों उसके वर्तमान सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। मैंने आप लोगों को बताया आर्टिकल 2, 3 और 4 का इस्तेमाल करके या तो वो नए राज्य का निर्माण कर सकती है, या दोस्तों या उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। ऐसा विधेयक दोस्तों राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से दोनों सदनों में रखा जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन बोले आप लोगों से सेकंड ग्रेड में और दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा सकता है। जो ऐसा जो विधेयक लाया जाएगा किसी भी राज्य की दोस्तों निर्माण करना हो, चाहे उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना हो या उसके नाम में परिवर्तन करना हो, तो नाम में परिवर्तन करना हो, सीमा में परिवर्तन करना हो, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, किससे दोस्तों, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद के दोनों सदनों में रखा जाएगा। हालांकि राज्य इस संबंध में दोस्तों निश्चित समय अवधि में अपने विचार रख सकते हैं, किंतु उन्हें मानने या न मानने का अधिकार राष्ट्रपति के पास ही है। कहने का मतलब है कि वो राज्य से दोस्तों पूछेगी, जरूर संसद पूछेगी कि हम अब राजस्थान के का नाम बदल कर क्या मोदी सरकार कर दिया जाए, तो राज्य सरकार तो कह देगी भाई तुम पूछ ले, ठीक है, राजस्थान से पूछ गए, राजस्थान से बोला कि मानना या न मानना तो हमारे पास है नहीं, कौन कहा साहब जी, राजस्थान कहेगा। ठीक है, राजस्थान अपनी राय जरूर रख सकता है कि यार आप इसका नाम बदल नहीं सकते, लेकिन मानना है या न मानना, राजस्थान ने जो बात कही कि आप इसका नाम नहीं बदल सकते, ये मानना या न मानना राष्ट्रपति के पास में पावर दी गई है। ठीक है, तो सिर्फ पूछ सकती है, खा नहीं सकती। आप रसगुल्ले खाओगे या नहीं खाओगे वो आपसे पूछेगी, अब आप खाओगे सिर में तो खाऊंगा, वो अगर वो चाहे तो खिला सकती है, अगर आप कह दो कि मैं तो नहीं खाऊंगा तो वो हो सकता है जबरदस्ती आपको खिला दे। तो ये पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। किसके पास भारत संघ के भीतर एक नया राज्य बनाने की शक्ति दी गई है, तो मैंने आप लोगों से कहा तो कि अगर भारत संघ के भीतर एक नया स्टेट बनाने की जो पावर है, तो वो दी गई है साहब जी राष्ट्रपति को। किसको साहब जी, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति जो होता है वो संसद के तहत ही कार्य करता है। ठीक है, चलिए ऐसा एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। भारतीय संघ क्षेत्रों में राज्यसभा के लिए प्रतिनिधित्व की रीति तय करने हेतु संविधान सभा द्वारा अधिकृत किया गया है। ठीक है, किसको साहब दीजिए, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों से राज्यसभा के प्रतिनिधि की रीति तय करने हेतु संविधान सभा द्वारा अधिकृत किसको किया गया साहब जी, संसद को किया गया। ये भी बात आपको याद रखनी। भारत में संघ क्षेत्रों में राज्यसभा के प्रतिनिधियों की रीति तय करने हेतु संविधान सभा द्वारा संसद को अधिकृत किया गया और राज्यसभा में उनके प्रतिनिधि संसद द्वारा विहित निधि के अनुसार हेतु चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है, तो दोस्तों आप जानते हो दोस्तों, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दोस्तों जो दैनिक जो प्रशासन है वो किसके द्वारा संचालित होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों उपराज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा, वो भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का मतलब होगा दोस्तों यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट, क्या हो जाएगा दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, यूटी। इनके दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं दोस्तों, जिन्हें संघ राज्य क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों, तो संघ राज्य जो क्षेत्र का दोस्तों जो दैनिक प्रशासन होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्र आप लोगों को दिया गया है, क्या दिया गया है दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है दोस्तों। करेगा मतलब यूनियन जो टेरिटरी होता है दोस्तों, यूनियन टेरिटरी का अगर आपको दैनिक प्रशासन संभालना है तो इसका संचालन कौन करता है साहब जी, उसका संचालन करता है दोस्तों उपराज्यपाल। कौन करता है, उपराज्यपाल। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 239(1) के तहत संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए जो प्रशासक होते, जिसे दिल्ली और कुछ अन्य राज्य क्षेत्रों में उन्हें उपराज्यपाल कहा जाता है, के माध्यम से संचालित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बात समझ में आई। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आप लोग देखिएगा,
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों कि अंतरराज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णयन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए? तो अगर अंतरराज्य दोस्तों जो नदियों के दोस्तों जो जल संबंधी दोस्तों जो विवाद होते हैं दोस्तों, वो नदी संबंधी से दोस्तों जो निर्णय करता है दोस्तों, ये दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत में दोस्तों किया जाता है? तो आपको पता है दोस्तों आर्टिकल 262 आपको याद रखना है। क्या रखना है साहब जी? आर्टिकल 2626 आपको याद रखना है दोस्तों, ये बात आना है। आर्टिकल 262 के तहत में किन्हीं दो राज्यों के बीच में अगर नदियों से संबंधित हो तो कोई भी तो विवाद उत्पन्न होता है, तो इसका दोस्तों जो निर्णय दोस्तों वो दोस्तों आर्टिकल 262 के तहत किया जाता है। कौन करती है साहब जी? संसद विधि बनाकर कर सकती है। आर्टिकल 262 के तहत में जो संसद विधि के द्वारा अंतरराज्यीय दोस्तों नदियों या नदी दोनों या जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय करने के लिए तो उपलब्ध करा सकती है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ या राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि आर्टिकल 240 के तहत, किसके तहत साहब जी? आर्टिकल 240 के तहत में जो यूनाइटेड जो स्टेट होते हैं दोस्तों, जो केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं, देखिए संघ राज्य क्षेत्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यूनियन टेरिटरी इस्तेमाल किया गया है, के लिए अगर आपको विनियम बनाना है तो राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है उसके संदर्भ में कौन सा कथन दोस्तों सही नहीं है दोस्तों? क्योंकि राइट दोस्तों देखिएगा, जो यूनियन टेरिटरी के लिए तो जो पावर होती है वो किसको दी गई है? राष्ट्रपति को दी गई आर्टिकल 240 के तहत में। तो आर्टिकल 240 एक क में दोस्तों अंडमान निकोबार का उल्लेख है दोस्तों, आर्टिकल 240 एक ख में लक्षद्वीप का उल्लेख है, आर्टिकल 241 ग में दोस्तों पुडुचेरी, ये बात गलत हो जाएगी, यहाँ पर पुडुचेरी दे दिया गया जो कि गलत है। आर्टिकल 240 एक ग में दोस्तों पुडुचेरी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर दादर नागर हवेली का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों आर्टिकल 240 एक ग में दोस्तों दादर नागर हवेली क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर जो 3 है दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों से पूछा गया है कि कौन सा दोस्तों सही नहीं है, ठीक है, सुमेलित नहीं है, ठीक है। और दमन और दीव आर्टिकल 240 एक ग में, ठीक है, आप देख सकते हो दोस्तों। और सबसे पहले अंडमान निकोबार, फिर लक्षद्वीप और दादर नागर हवेली, और आप जानते हो वर्तमान में दादर नागर और दमन दीव को तो क्या कर दिया गया है साहब जी? सम्मिलित कर दिया गया है। तो दोस्तों देखिएगा, वर्तमान में दादर नागर हवेली तथा दमन दीव को दोस्तों इनके संघ राज्य क्षेत्रों का विलय अधिनियम 200 वर्ष 2019 में किया गया है, जिनके द्वारा आर्टिकल 240 एक ग दादर नागर हवेली तथा दमन दीव को स्थापित किया गया है, जबकि दोस्तों आर्टिकल 243 एक ग को विलापित कर दिया गया है। तो दोस्तों जो ये दो आर्टिकल 243 दोस्तों जो घ था ना, इसको विलोपित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया दोस्तों? इसे हटा दिया गया, ये बात आपको याद रखना है। विलोपित का मतलब है दोस्तों हटा देना, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, जबकि आर्टिकल 240 एक ड में क्या है साहब जी? पुडुचेरी, इसमें देखिएगा ड में दोस्तों डू आता है दोस्तों पुडुचेरी में, और इसमें भी क्या आ रहा है साहब जी? ड आ रहा है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? आर्टिकल 263 के उपबंधों के तहत में राष्ट्रपति के द्वारा किस हित की सिद्धि के लिए अंतर राज्य परिषद की स्थापना की जाती है? इनकी अंतर राज्य दोस्तों जो परिषद होती है इसकी स्थापना आर्टिकल 263 के तहत की जाती है। कौन करता है साहब जी? करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन किसके लिए की जाती है साहब जी? किसके लिए की जाती है साहब जी? लोकहित का जो कार्य किया जाता है दोस्तों, पब्लिक जो हित होता है इसके लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 263 के तहत में तो केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से, किसके उद्देश्य से साहब जी? केंद्र और जो राज्य होते हैं इनके मध्य अगर आपको समन्वय स्थापित करना है, इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का तालमेल अगर आपको बिठाना है, तो आप क्या कर सकते हो साहब जी? अंतर राज्य जो परिषद होती है इसकी स्थापना कर सकते हो। किसके तहत कर सकते हो साहब जी? भारतीय संविधान का आर्टिकल जो आता है जिसका नाम है आर्टिकल 263, इसके तहत में कर सकते हो। कौन करेगी ये बात आपको? ये एक प्रकार से दोस्तों संवैधानिक दोस्तों संस्था होती है। गौर करना, आर्टिकल 263 के तहत में जो अंतर राज्य जो परिषद जो स्थापित की जाएगी, ये एक प्रकार से दोस्तों संवैधानिक संस्था होगी। इस संदर्भ में राष्ट्रपति को सार्वजनिक हित कोष कीजिएगा साहब जी। कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा सार्वजनिक हित यानी कि दोस्तों जो पब्लिक हित होता है इसमें ऐसी परिषद का गठन करने की शक्ति दी गई है, और राष्ट्रपति ही इस परिषद के कार्यों का संगठन का, गौर कीजिए, राष्ट्रपति जो होता है ना वो दोस्तों जो हमारी अंतर राज्य जो परिषद होती है इसके कार्यों का, इसके संगठन का और इसकी प्रक्रिया का निर्धारण करता है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अंतर राज्य परिषद के कार्यों का निर्धारण कौन करता है? संसद करती है या राष्ट्रपति करता है? तो क्या करे, कौन करेगा? संसद नहीं करेगी, राष्ट्रपति इसके कार्यों का निर्धारण करेगा। इसका जो संगठन होगा, इसकी जो संरचना होगी, स्ट्रक्चर होगी, उसका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इसकी प्रक्रिया कैसी होगी, इसकी प्रोसेस कैसी होने वाली है, इसका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा आर्टिकल 263 के तहत में, ठीक है। इसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। गौर करना कि अंतर राज्य दोस्तों जो परिषद होती है इसका दोस्तों अध्यक्ष कौन होता है साहब? इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं दोस्तों, गौर करना,
जितने भी हमारे राज्य, कितने राज्य हैं साहब जी, आप पूछोगे सर 28 राज्य, वर्तमान में कितने राज्य, 28 राज्यों के जो मुख्यमंत्री होंगे वो इसमें दो सदस्य के रूप में शामिल होंगे। 6 केंद्रीय मंत्री दो सदस्य के रूप में इसमें पदेन सदस्य होते हैं। कौन होते हैं साहब जी, 6 केंद्रीय दो जो मंत्री होंगे वो इसमें सदस्य के रूप में, पदेन सदस्य के रूप में इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। अंतरराज्य परिषद जो कि राज्यों के बीच में उत्पन्न विवाद के बीच विचार करने हेतु उचित सलाह भी देती है। चलिए, आप लोगों से अच्छा प्रश्न था, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, अंतरराज्य परिषद के संदर्भ में निम्न कथनों पर दोस्तों कौन सा सही है, क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों अगला पूछा गया है सेट एग्जाम 2023 में। तो अगर दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ कि राजस्थान में अगर आपको सेट ग्रेजुएशन लेवल की, या दोस्तों अगर आप लोगों को सेट दोस्तों 12वीं लेवल की, देखिएगा पहले 12वीं लेवल की दोस्तों जो सेट लेवल हुई थी दोस्तों 2022 में, उसमें कभी भी दोस्तों संविधान के दोस्तों पार्ट अधिकतम पूछे नहीं गए थे, मात्र केवल आपको 4 टॉपिक ही दिए गए थे जहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन इस बार तो पूरा का पूरा संविधान उसमें डाल दिया गया है, तो क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो देखिएगा, अंतर राज्य दोस्तों जो परिषद होती है इसके दोस्तों संदर्भ में निम्न कथनों में सही विचरण का चयन करना है। अंतर राज्य परिषद की स्थापना आर्टिकल 263 के अंतर्गत हुई, दोस्तों ये भी बात दोस्तों सही आती है। सारे राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य होते हैं। मैंने आप लोगों को चर्चा की दोस्तों कि जितने भी राज्य होंगे उन सभी के राज्यों के जो मुख्यमंत्री होंगे उसके सदस्य के रूप में शामिल होंगे। ठीक है। इसकी स्थापना राज्य मंडाल समिति की अनुशंसा पर की गई थी, ये बात गलत हो जाएगा। ठीक है। ये एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, ये बात भी गलत हो जाएगी। ठीक है। संवैधानिक निकाय तो, लेकिन स्थायी क्या, स्थायी संवैधानिक निकाय है, मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर, संवैधानिक संस्था है, निकाय स्थायी थोड़ी है, परमानेंट नहीं है। ठीक है, स्थायी नहीं है। चलो, तो इसका तो जो सही विकल्प हो जाएगा तो एक और दो सही है, तो पहला सही है तो और दूसरा सही है, तीसरा और दो जो चौथा है तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 ही सही हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, आप अगला प्रश्न देख सकते हो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत गठित अंतर राज्य परिषद के कर्तव्य कौन कौन से हैं भाई साहब। देखो भाई, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया, तो आईएएस एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि अंतर राज्य परिषद के दोस्तों जो कर्तव्य होते हैं दोस्तों उनके बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है। देखिएगा, राज्यों के बीच में जो विवाद उत्पन्न हो गए उनकी जांच करना और उन पर सलाह देना एकदम सही बात है। अंतर राज्य परिषद क्या करेगी, अगर किसी भी दो स्टेट के बीच में किसी भी प्रकार का विवाद हो गया है तो उस विवाद का क्या करेगी, उसको विवाद की जांच करेगी और उस विवाद में क्या देगी, तो अपनी तो सलाह देगी, अपनी क्या देगी, एडवाइस देने वाली। तो पहला ऑप्शन सही है। कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ या एक से अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण या उन पर तो विचार विमर्श भी करेगी। करने का मतलब है कि दोस्तों या तो केंद्र के बीच में या किसी भी एक राज्य के बीच में विवाद हो गया हो, या फिर दोस्तों केंद्र सरकार के बीच में, या फिर दो एक या एक से अधिक जो राज्य उनके बीच में विवाद उत्पन्न हो गया हो। तो कहने का मतलब या राज्य के बीच में अगर विवाद उत्पन्न हो गया हो तो उसके संबंधित जो विषय होंगे उनके ऊपर क्या करेगी, खोज करेगी, उन पर विचार विमर्श करने का कार्य भी किसका है साहब जी, अंतरराज्य परिषद का है। ऐसे किसी विषय की सिफारिश करना और विशिष्टतः उस विषय के संबंध में नीति और कार्यवाही अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करना, ये भी तो बात सही है। इस बात को सुनिश्चित करना कि विभिन्न राज्यों के पदस्थ अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को उनकी भूल चूक के लिए न्यायपालिका दंडित न करे, ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों पहला सही है, दूसरा सही और तीसरा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन जो गलत है ये गलत हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा जो आप लोगों के सामने, देखिए भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संघवाद को असममित संघवाद के रूप में चित्रित करता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, एकदम मैं कहूंगा लेवल का प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान के ऐसे कौन से अनुच्छेद है दोस्तों जो कि दोस्तों भारतीय संघवाद को असममित, क्या नाम से, असममित संघवाद के रूप में दोस्तों चित्रित करते हैं। तो देखिएगा साहब जी, आर्टिकल जो 80 आता है दोस्तों ये भी दोस्तों भारतीय संविधान को असममित दोस्तों संघवाद के रूप में चर्चित करता है। और आर्टिकल दोस्तों जो 371 आता है, तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। देखिएगा साहब जी, पहला और दूसरा सही है दोस्तों, तीसरा और चौथा जो ऑप्शन है दोस्तों ये गलत हो जाएगा। तो आर्टिकल 80 और आर्टिकल 371 आपको याद रखना है। क्वेश्चन आप लोगों से बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है दोस्तों और भविष्य में पूछा जाएगा कि भारतीय संघवाद में असममित दोस्तों जो संघवाद है ये दोस्तों आर्टिकल 80, कौन सा, आर्टिकल 80 और दोस्तों आर्टिकल दोस्तों जो 371 आता है, इन दोनों के द्वारा ये प्रतिभूतित किया जाता है या चित्रित हो रहा है दोस्तों, या इनमें इसकी विशेषताएं उल्लेखित हुए। ठीक है साहब, इंपॉर्टेंट पर्सन है अगर आप दोस्तों सेकंड ग्रेड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आरपीएससी की दोस्तों तैयारी कर रहे हो। चलिए,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल 269 के तहत, दोस्तों किसके तहत में, अनुच्छेद 269 के तहत निम्नलिखित में से संघ के द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर कौन कौन से हैं? क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों कि आर्टिकल 269 जो आता है, कैसा आता है, आर्टिकल 269 के तहत में संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर कौन कौन से। सीधी सी बात है दोस्तों कि तो केंद्र सरकार के द्वारा एक ऐसा टैक्स वसूला जाएगा और उसे दोस्तों इकट्ठा भी किया जाएगा। ऐसा टैक्स दोस्तों जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाएगा किसी चीज के ऊपर, और उसे इकट्ठा भी कौन करेगी, केंद्र सरकार इकट्ठा करेगी, केंद्र सरकार उस टैक्स को लगाएगी। लेकिन उस टैक्स को इकट्ठा करने के बाद में उसे दोस्तों पहले तो लागू कर दिया, और लागू करने के बाद उस टैक्स को इकट्ठा कर लेगी, पैसे को इकट्ठा कर लेगी, लेकिन उसे दोस्तों राज्य सरकार को सौंप देगी। वो कर आता है दोस्तों माल के क्रय और विक्रय पर कर। किस पर दोस्तों, माल के क्रय और विक्रय पर जो कर होता है, ये दोस्तों देखिएगा ऑप्शन नंबर 2 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। ये आप देख सकते हो दोस्तों, पैसे का बोरा आप लोगों के सामने नजर आ रहा है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों आर्टिकल 269 के तहत किसके साथ में साहब जी, आर्टिकल 269 के तहत में दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा एक ऐसा टैक्स लगाया जाएगा और लगाने के बाद में उस टैक्स को वसूला भी जाएगा, परंतु उसे राज्यों को सौंप दिया जाएगा। उस कर का नाम आपको बताना है साहब जी। तो माल के क्रय और विक्रय पर दोस्तों जो कर लगाया जाता है वो है दोस्तों आर्टिकल 269 के तहत। क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए, किस एक दोस्तों संवैधानिक संशोधन के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था? क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों कि ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था दोस्तों जिसके तहत में मिजोरम को दोस्तों राज्य का दर्जा दिया गया, स्टेट का दर्जा दिया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल दोस्तों जो हमारा दोस्तों दो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट आता है दोस्तों वो आता है 53। कौन सा आता है दोस्तों, 53 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, इसके तहत दोस्तों सन 1986 में, कब दोस्तों, 53वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 1986 के अंतर्गत आर्टिकल 371 में खंड जी के तहत दोस्तों मिजोरम को दोस्तों राज्य का दर्जा दिया गया था। किसको दोस्तों, मिजोरम, क्या रहेगा दोस्तों, मिजोरम। तो आर्टिकल 371 दोस्तों जो जी आता है इसके तहत में साहब जी किसको, साहब जी मिजोरम को, किसको, मिजोरम को दोस्तों आर्टिकल दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दोस्तों 53 के द्वारा दोस्तों की दोस्तों सन 1986 में दोस्तों हुआ था। इसके तहत में दोस्तों मिजोरम को दोस्तों राज्य का दर्जा दिया गया था। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है साहब जी। अच्छा प्रश्न बनेगा आप लोगों से यहाँ से भी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों जो कि आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, वैसे बहुत पुराना हो चुका है, आजकल इस प्रकार के कोई प्रश्न तो पूछता भी नहीं है। कक्षा 5वीं के बच्चे से भी इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जा रहे आजकल तो, ठीक है। तो कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी नहीं है दोस्तों, तो त्रिपुरा हो जाएगा। आप दोस्तों त्रिपुरा एक हमारा एक स्टेट है। दमन दीव और दोस्तों लक्षद्वीप और दोस्तों पुडुचेरी दोस्तों ये कैसा जी हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। जो त्रिपुरा है दोस्तों ये हमारा स्टेट है दोस्तों, राज्य, ठीक है। और मैं जैसे कि आप लोगों से बात करूं कि आर्टिकल 200 जो 202 जो 40 है, किसमें दोस्तों, आर्टिकल 240 में दोस्तों दमन और दीव की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, देखिएगा आर्टिकल 240 में दोस्तों 240 दोस्तों एक जो गए दोस्तों इसमें दमन दीव और दोस्तों दादर नागर हवेली का उल्लेख है, जबकि दोस्तों लक्षद्वीप का उल्लेख किसमें साहब जी, आर्टिकल किसमें, आर्टिकल 240 एक ख में, ठीक है। और पुदुचेरी की अगर मैं आप लोगों से बात करूं साहब जी, तो आर्टिकल दोस्तों आपको याद रखना है आर्टिकल 240 एक की सब धारा दोस्तों जो ड आती है इसमें दोस्तों, ठीक है। ड का मतलब दोस्तों पुडुचेरी और ड हो जाएगा, ठीक है। आप चीजों को मैंने आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है, याद रखना साहब जी। चलिए वर्तमान में दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, आप लोगों को ये भी याद रखना है क्योंकि छोटे छोटे आजकल तो कई ऐसे गवर्नमेंट दोस्तों जो हमारे स्कूल आते हैं दोस्तों जहां पर कई प्रकार की मेडमें कार्य करती है, उनको तो ये भी नहीं पता कि हमारे दोस्तों देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश और कितने स्टेट है, ठीक है। चलिए तो वर्तमान में जो हमारे भारत में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, देखिएगा दोस्तों दिल्ली है, चंडीगढ़ है, दादर नागर और दमन और दीव है दोस्तों, पुडुचेरी दोस्तों और लक्षद्वीप है दोस्तों, अंडमान निकोबार है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी, 8 है और 28 राज्य आप लोगों के सामने। पांडिचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया था? बुद्धू दोस्तों जो चेरी है इसे दोस्तों भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया था, भारतीय संघ में कब शामिल किया गया था? ऐसा एग्जाम 2002 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सन 1956 ईस्वी की बात आती है जब दोस्तों पांडिचेरी को, किसको साहब जी, पांडिचेरी जिसे पुदुचेरी कहा जाता है, वर्तमान में इसे पुदुचेरी कहा जाता है, पहले पांडिचेरी कहा जाता था, इसे सन 1956 में शामिल किया गया था। बात करो साहब जी में पांडिचेरी की, तो दोस्तों पांडिचेरी को दोस्तों फ्रांस के द्वारा ग्रहण किया गया था। किससे दोस्तों, फ्रांस के द्वारा सौंपी गई बस्ती थी जिसका नाम है दोस्तों पांडिचेरी, यमन, चंद्रनगर और कैराइकल। दोस्तों 4 भाग थे उस समय दोस्तों, एक है दोस्तों पांडिचेरी, कैसा दोस्तों, पांडिचेरी, यमन, चंद्रनगर और कराइकल दोस्तों जो है दोस्तों ये दोस्तों फ्रांस के द्वारा दोस्तों भारत में ग्रहण की गई बस्तियां थी। मैं बात करूं साहब जी
फ्रांस देश जो था, इसके फ्रांसीसी जो व्यक्ति थे जिन्होंने दोस्तों भारत के कई भूभागों में कब्जा कर रखा था, उनसे दोस्तों भारत सरकार ने 4 क्षेत्रों को दोस्तों आप लोगों के सामने जीता या उनसे 4 क्षेत्र ग्रहण किए। नंबर 1 है दोस्तों पांडिचेरी, यमन, चंद्रनगर और कराईकल, ठीक है। इसे दोस्तों केरिकल भी कहा जाता है, ठीक है। इनसे दोस्तों 28 मई सन 1956 को, कब 28 मई आपको याद रखना है, 28 मई सन 1956 ईस्वी की बात आती है। 28 मई सन 1956 को दोस्तों इन 4 क्षेत्रों को दोस्तों फ्रांस से दोस्तों पुडुचेरी को गठन किया जाता है मिलाकर। और आप लोगों को पता है दोस्तों जो पुडुचेरी दोस्तों जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, ये 3 स्टेट में फैला हुआ है। कितने स्टेट में फैला हुआ है साहब? ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। ये भी बात आपको याद रखना है, कमेंट में बताइए दोस्तों 3 राज्य कौन कौन सा था दोस्तों। तो मैंने आप लोगों से आरपीएससी के 40 पेपरों का सॉल्यूशन किया था, तब आप लोगों को अच्छी तरह से बताया था कि पुडुचेरी किन 3 राज्यों में फैला हुआ है। कमेंट में बताइएगा आप, अगर आपको पता है तो। नहीं पता तो कर हम तो बताएंगे भाई, टेंशन लगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो आप लोगों को पता है जो भारतीय जो राज्य जिसे विशेष राज्य का दर्जा पहले प्राप्त था, वर्तमान में नहीं है। ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसा एग्जाम सन 1998 में पूछा गया सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में। तो जम्मू कश्मीर को आप लोगों को पता है आर्टिकल 370 के तहत में पहले विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जिसे समाप्त कर दिया गया है। कब समाप्त किया गया था दोस्तों? 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। चलिए एक बार चर्चा कर लेते हैं दोस्तों पूरी रामलीला आप लोगों के सामने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष स्वायत्तता मिली हुई थी तथा वहीं दोस्तों आर्टिकल 235 है, कौन सा दोस्तों? भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 35A के तहत में जम्मू कश्मीर विधानमंडल को स्थायी निवासी परिभाषित करने और उन नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान करने का अधिकार देता था। करने का मतलब है दोस्तों कि दोस्तों हमारा एक मूल कर्तव्य है दोस्तों, उसमें दोस्तों एक आर्टिकल जोड़ा गया था जिसका नाम सॉरी दोस्तों एक मूल जो एक अधिकार है दोस्तों, आर्टिकल है दोस्तों जिनका नाम है 35A। क्या है दोस्तों? 35A। 35A दोस्तों जो हमारा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है वो ये कहता है कि जो जम्मू कश्मीर है दोस्तों उसका जो विधानमंडल है वो वहां के किसी भी व्यक्ति को स्थायी निवासी घोषित कर सकता है, चाहे वो दोस्तों पाकिस्तान से आकर जम्मू कश्मीर में रह गया हो या बांग्लादेश से आकर जम्मू कश्मीर में रह गया हो। जम्मू कश्मीर के विधानमंडल को ये दोस्तों पावर दी गई थी कि वो किसी भी व्यक्ति को वहां का स्थायी निवासी घोषित कर सकती है और उन नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान करने का अधिकार देता था। कौन देता है साहब जी? उसका नाम है साहब जी आर्टिकल 35 है। दोस्तों हुआ क्या दोस्तों कि दोस्तों आर्टिकल 370 के तहत में जम्मू कश्मीर को विशेष दोस्तों दर्जा दिया मिला गया था, लेकिन हुआ क्या साहब जी? भारत सरकार का दिमाग खराब हुआ कि अगर इस प्रकार से दोस्तों पाकिस्तानी व्यक्ति दोस्तों जम्मू कश्मीर में आते रहेंगे और वो दोस्तों अपनी नागरिकता दोस्तों लेते रहेंगे दोस्तों जम्मू कश्मीर आकर, तो भारत सरकार का दिमाग खराब हुआ और उसने दोस्तों 5 अगस्त सन 2019 को दोस्तों क्या हुआ दोस्तों 5 अगस्त 2019 को दोस्तों इंपोर्टेंट है, राज्यसभा में दोस्तों जम्मू कश्मीर का दोस्तों पुनर्गठन अधिनियम दोस्तों 2019 पेश किया जाता है। कब किया जाता है साहब जी? इंपोर्टेंट है ना, 5 अगस्त 2019 ईस्वी की बात आती है। ये 5 अगस्त दोस्तों डेट वही है दोस्तों जब श्री राम लल्ला का भी दोस्तों क्या किया गया था साहब जी? मंदिर का दोस्तों पुनर्निर्मित की गई थी। और आजकल दोस्तों आप लोगों को पता होगा हमारा जो अयोध्या का जो राम मंदिर है उसमें दोस्तों काफी चोरी डकैती हो रही है। कहा जा रहा है दोस्तों सोने चांदी के पूरी आभूषण गायब है, ना जाने 200-300 करोड़ रुपए का आंकड़ा पहुंच चुका है। लेकिन आप देखिए देखा कि 5 अगस्त 2019 को साहब जी राज्यसभा में इंपोर्टेंट है, राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया जाता है और जम्मू कश्मीर राज्य से दोस्तों संविधान का दोस्तों आर्टिकल 370 हटाने और राज्य का विधानसभा राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में करने का प्रस्ताव किया जाता है। और दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख परिवर्तन कर दिए जाते हैं, इनकी दोस्तों बना दिए जाते हैं। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि साहब 31 अक्टूबर 2019 को 2 राज्य बनाए गए थे, उनका नाम बताना है तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। चलिए कब? 31 अक्टूबर 2019 को। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है तो दोस्तों आर्टिकल 370 में, ठीक है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की तारीख को लागू होता है दोस्तों। तो मैंने आप लोगों से बात की दोस्तों ये जेलो जो एग्जाम में पूछा गया है तो दोस्तों देखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो पुनर्गठन जो अधिनियम आता है दोस्तों ये लागू कर दिया जाता है। लाया कब जाता है दोस्तों? ये बात आपको याद रखनी साहब जी, लाया जाता है 5 अगस्त 2019 को। कब दोस्तों? 5 अगस्त 2019 को लाया जाता है। सबसे पहले कहां पर लाया जाता है साहब जी? राज्यसभा में लाया जाता है। ये भी बात आपको याद रखनी साहब जी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, ऑपरेशन विजय के द्वारा किस राज्य को सन 1961 में भारतीय संघ का अंग बनाया गया? मैंने आप लोगों से चर्चा की दोस्तों कि जो पांडिचेरी था दोस्तों इसे 53वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 1986 के तहत में 4 दो क्षेत्र से जो कि हमने फ्रांस से ग्रहण किए उनको 28 मई सन 1956 को, कब दोस्तों? 28 मई सन 1956 को, सन 1956 को फ्रांस से दोस्तों कुछ क्षेत्र लिए थे तो जिनके तहत में दोस्तों पांडिचेरी को, किसको दोस्तों? पांडिचेरी को दोस्तों, पांडिचेरी को किसको? पांडे
पांडेचेरी को, किसको, पांडेचेरी को दोस्तों भारतीय संघ में शामिल किया जाता है दोस्तों फ्रांस से ग्रहण करके। लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि ऑपरेशन विजय दोस्तों भारत सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया है जिसका नाम है साहब जी ऑपरेशन विजय। और इस ऑपरेशन विजय के तहत में दोस्तों सन 1961 में, कब, सन 1961 में भारतीय संघ का दोस्तों एक ऐसा क्षेत्र जो कि दोस्तों शामिल किया गया है उसका नाम है साहब जी गोवा। दोस्तों गोवा दोस्तों एक ऐसा दोस्तों राज्य है दोस्तों जहां पर आप लोगों को पता है हमारी दोस्तों जो सी जो समान नागरिक जो सभ्यता आती है दोस्तों वो वर्तमान में गोवा राज्य में लागू है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, जो कि आर्टिकल 44 के तहत में कई बार आप लोगों से पूछी गई है। तो गोवा राज्य को दोस्तों ऑपरेशन विजय चलाया जाता है साहब जी। इसके दोस्तों ट्रिक क्या रखी याद रखे दोस्तों कि हमें गोवा राज्य याद होता है दोस्तों, देखिएगा साहब जी ऑपरेशन दोस्तों जो विजय है दोस्तों इसमें दोस्तों पीछे का जो शब्द आता है इसमें वी से शुरू होता है, किसमें शुरू होता है, वी से। और गोवा राज्य में जो पीछे का जो शब्द आता है उसमें भी दोस्तों वी आता है, क्या आता है साहब जी, वी आता है। तो दोस्तों गोवा में वह आ रहा है और ऑपरेशन विजय में भी क्या आ रहा है दोस्तों, वह आ रहा है। तो ऑपरेशन विजय दोस्तों कहाँ लागू किया जाता है साहब जी, गोवा राज्य में लागू किया जाता है। कब, कहां पर चलाया गया, गोवा राज्य में चलाया गया। और सन 1961 ईस्वी की बात आती, कब आती है, 1969 की बात आती है, ठीक है। आप दोस्तों देखिएगा सन 1961 है दोस्तों, अगर इसे दोस्तों दोनों तरफ से अगर आप पढ़ेंगे तो भाई साहब सन 1900 दोस्तों क्या आ जाएगा दोस्तों, सन 1961 ही आएगा दोस्तों, चाहे दोस्तों इसे दोस्तों ऐसे पढ़ो चाहे वैसे पढ़ो। देखो 1961, ठीक है, कैसे भी पढ़ लो दोस्तों सन 1961 ऐसा शब्द है, उसे उल्टा पढ़ो चाहे उल्टा 1961 ही सामने आने वाला है, ठीक है। चलिए गोवा मुक्ति संग्राम, गोवा मुक्ति आंदोलन या गोवा मुक्ति संघर्ष दोस्तों सन 1961 में भारतीय सशस्त्र सेना के द्वारा ऑपरेशन विजय एक अभियान जिसके परिणाम स्वरूप गोवा को, किसको साहब जी, गोवा को पुर्तगालों से, किससे दोस्तों, पुर्तगालियों के अधिपत्य से मुक्त कराकर भारत में मिला लिया गया। याद रखना दोस्तों सन 1510 ईस्वी में पुर्तगाल के दोस्तों स्थापना गोवा पर कब्जा किया गया था। तो पुर्तगाली दोस्तों जो व्यक्ति थे जो कि दोस्तों सबसे पहले दोस्तों भारत में आते दोस्तों पुर्तगाली व्यक्तियों ने दोस्तों गोवा पर दोस्तों कब्जा कब किया था, 1510 ईस्वी को दोस्तों उन्होंने गोवा पर कब्जा किया था। और भारत सरकार ने पुर्तगालियों से जो गोवा प्राप्त किया दोस्तों सन 1961 में ऑपरेशन विजय चलाकर किया था। ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिएगा भारत का कौन सा हिस्सा 15 अगस्त सन 1947 के बाद भी पुर्तगालियों के नियंत्रण में रहा। तो दोस्तों आप देखिएगा जो पांडिचेरी था दोस्तों ये दोस्तों फ्रांस के नियंत्रण में था, किसके दोस्तों, पांडिचेरी दोस्तों फ्रांस के नियंत्रण में था। सिक्किम जो था दोस्तों ये अलग ही था दोस्तों, अंडमान निकोबार था। गोवा जो राज्य था दोस्तों ये गोवा राज्य कहीं ना कहीं पांडित जो गोवा था ये पुर्तगालियों के नियंत्रण में था दोस्तों, ठीक है, जिसे सन 1961 में ऑपरेशन विजय चलाकर भारत में शामिल किया गया। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था, तो 1510 ईस्वी की बात आती है जब पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था 1510 ईस्वी को, ठीक है दोस्तों, बाबर से पहले, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा कोने में से कौन सा एक असत्य कथन आप लोगों को चर्चा करना है साहब, ये असत्य कथन आप लोगों को बताना है, ठीक है। भारतीय संविधान में मई सन 2015 तक 100 संविधान संशोधन किए गए, ठीक है साहब जी, ये भी बात तो सही आती है। असत्य कथन आप लोगों को बताना है, पटवारी एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो भारतीय संविधान में मई 2015 तक यानी कि वर्ष 2015 तक दोस्तों 100 संशोधन किए जा चुके थे, ये बात तो सही आती है। सातवें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1956 से 20 अप्रैल अप्रैल सन 2015 तक भारत के क्षेत्राधिकार में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ये भी बात सही आती है दोस्तों, क्योंकि 28 राज्य तो वर्तमान में, पहले तो 29 राज्य थे, क्योंकि तेलंगाना दोस्तों जो था दोस्तों 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बन चुका था। कब, 2 जून 2014 को। तो 29 राज्य हो चुके थे, पहले 28 राज्य थे, फिर तेलंगाना राज्य बनाया गया 2 जून 2014 को, तो 29 राज्य हो गए और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ये भी बात तो सही आती है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर थी, ये भी बात तो सही है दोस्तों, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। लेकिन दोस्तों जो हमारा चौथा ऑप्शन है दोस्तों ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा साहब जी, गलत है। देखो एग्जामिनर का दिमाग कितना एक्टिव है उस बंदे को देखेगा साहब जी। गंगटोक की राजधानी सिक्किम में, गंगटोक की राजधानी सिक्किम में, ये इसने दोस्तों एग्जाम में दिया गया जो कि सरासर गलत है। क्या हो जाएगा साहब जी, गलत गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टा करना था, इसने क्या करना था, उल्टा करना था। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, ये इसका सही उत्तर होगा। सिक्किम राज्य उसकी राजधानी क्या है, गंगटोक है, लेकिन उसने गंगटोक की राजधानी सिक्किम कर दिया, इस वजह से चौथा ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। चलिए दोस्तों 35वां प्रश्न आप लोग 34वां प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों, दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का और सही कालक्रम आप लोगों को व्यवस्थित करना है, ठीक है साहब जी। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिएगा साहब जी, नागालैंड जो कि सन 1963 ईस्वी की बात आती है, नागालैंड को सन 1900 किसको दोस्तों, नागालैंड, ठीक है, नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो कि दोस्तों प्राप्त होने का दोस्तों सही कालक्रम है, ठीक है। देखिएगा साहब जी नागालैंड, आंध्र प्रदेश को 1 अक्टूबर सन 1953 को दोस्तों राज्य बना दिया गया, जो कि मैंने आप लोगों को बता चुका हूं दोस्तों कि आंध्र प्रदेश को दोस्तों जब हमारे राज्यों का गठन होता है दोस्तों उनमें दोस्तों क्रम देखेगा जो कि इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोगों से यहाँ से प्रश्न बनते रहे।
आंध्र प्रदेश को 1 अक्टूबर सन 1953 ईस्वी को दोस्तों राज्य बनाया जाता है। गुजरात और जो राज्य है दोस्तों, गुजरात और जो महाराष्ट्र है दोस्तों, ये 1 मई सन 1960 को राज्य बनते हैं। तो गुजरात और दोस्तों जो महाराष्ट्र है वो 1 मई सन 1960 को राज्य बनते हैं। नागालैंड की मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो नागालैंड 1 दिसंबर सन 1953 को राज्य बनता है। जबकि हरियाणा की अगर मैं आप लोगों से बात करूं 1 नवंबर सन 1966 को दोस्तों जो हमारा जो पंजाब और जो हरियाणा है वो दोस्तों अलग राज्य बनता है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो साहब जी 25 जनवरी सन 1971 की बात आती है। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो दोस्तों 21 जनवरी आप लोगों को याद रखनी है, 21 जनवरी सन 1972। सिक्किम जो था दोस्तों 16 मई सन 1975 को राज्य बनता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो दोस्तों सन 1987 में दोस्तों 20 फरवरी को अपना राज्य बनता है। ठीक है। गोवा की बात करें तो साहब जी गोवा सन 1987 में 30 मई की बात आती है। देखिएगा पहले अरुणाचल प्रदेश आएगा, फिर अरुणाचल के बाद में दोस्तों जो मिजोरम दोस्तों दोनों एक ही दिन बनते हैं। अरुणाचल प्रदेश और जो मिजोरम है दोस्तों ये 20 फरवरी सन 1987 को राज्य बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? राज्य बनाए जाते हैं। ठीक है। और जो संविधान संशोधन था दोस्तों जो कि मैंने मिजोरम के बारे में बात की थी, 53वां संविधान संशोधन जो कि सन 1986 में आया हुआ था। ठीक है। और गोवा को दोस्तों 30 मई सन 1987 को राज्य बनाया गया। देखिएगा भारत संघ में शामिल जरूर किया गया था दोस्तों गोवा को सन 1961 में, लेकिन दोस्तों भारत का दोस्तों जो अंग कब बनाया गया दोस्तों, वो दोस्तों सन 1987 में से दोस्तों राज्य बना दिया गया था। ठीक है। 1987 में। ठीक है। छत्तीसगढ़ को दोस्तों 1 नवंबर वर्ष 2000 को, उत्तराखंड को दोस्तों 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, और झारखंड को दोस्तों 15 नवंबर 2000 को राज्य बना दिया जाता है बिहार से पृथक करके। और तेलंगाना को 2 जून 2014 को राज्य बना दिया जाता है, जो कि 29वां राज्य बना था। कैसा बना था? 29वां राज्य बना था। लेकिन वर्तमान में 29 राज्य नहीं, भारत में 28 राज्य हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया गया है और 2 राज्य क्षेत्र बना दिए गए हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा सुमिलित नहीं है? दोस्तों राज्य का गठन और वर्ष आप लोगों से पूछा गया है। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2019 का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। गुजरात राज्य की बात करें तो साहब जी दोस्तों 1 मई ईस्वी की बात आती है। 1 मई सन 1960 की बात आती है दोस्तों, जब दोस्तों गुजरात को दोस्तों राज्य बनाया जाता है। हरियाणा दोस्तों सन 1966 में बना था, ये भी सही बात आती है। झारखंड वर्ष 2000 में बना था। सिक्किम दोस्तों सन 1973, गलत हो जाएगा। सिक्किम दोस्तों जो था वो सन 1975 को राज्य बना था। ठीक है। कब बना साहब जी? 1975 को। ठीक है। ये बात मैंने आप लोगों को बताई दोस्तों, याद रखना साहब जी। ठीक है। नागालैंड सन 1963 को, और जो आंध्र प्रदेश है वो सन 1953 ईस्वी को। अरुणाचल प्रदेश और जो मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है वो सन 1975 आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए तो दोस्तों 1987, मैंने आप लोगों को गलती बताई, 1987 था अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और जो मिजोरम है, मिजोरम में ये सन 1987 को, कब? सन 1987 को हमारे भारत देश के राज्य बनते हैं। चलो अगला प्रश्न देखिएगा। दोस्तों वैसे लगभग दोस्तों 35% हो चुके हैं, और कोशिश करेंगे दोस्तों इसे दोस्तों पार्ट नंबर 2 में लेकर आने की, या फिर दोस्तों आज ही कर लें, लगभग 40% कर ले क्या? ठीक है दोस्तों 40% करते हैं। झारखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताओ भाई। झारखंड की राज्य इसकी जो स्थापना होती है वर्ष 2000 में होती है। मैं आप लोगों को बता चुका हूं दोस्तों, झारखंड की स्थापना, उत्तराखंड की स्थापना और दोस्तों छत्तीसगढ़ की स्थापना वर्ष 2000 में होती है। बस आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखना है दोस्तों, 36 उतरा झाड़ से। दोस्तों कहां से उतरा दोस्तों? 36 जो है दोस्तों, रुको, 36 उतरा झाड़ चाहिए दोस्तों। एक ट्रिक होती है दोस्तों जो कि आप सभी याद रखते हो दोस्तों। छत्तीसगढ़ का मतलब हो जाएगा दोस्तों 1 नवंबर को। ठीक है। और उत्तराखंड का मतलब हो जाएगा दोस्तों 9 नवंबर को, और झारखंड का मतलब हो जाएगा दोस्तों 15 नवंबर को। तीनों के तीनों वर्ष 2000 में दोस्तों क्या बने थे साहब? स्टेट बने थे। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस स्थिति को दोस्तों हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो हिमाचल जो प्रदेश है इसे पूर्ण राज्य का दोस्तों जो दर्जा दिया गया था, मैंने आप लोगों से बताया दोस्तों कि 25 जनवरी सन 1971 ईस्वी की बात आती है दोस्तों, जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। कब साहब जी? 25 अप्रैल सन 1971 को। ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, सन 1960 में सर्जित राज्य कौन से थे? दोस्तों सन 1960 में मैंने आप लोगों को दोस्तों चर्चा की दोस्तों कि सन 1960 ईस्वी की बात आती है दोस्तों, जब 1 मई सन 1960 को। कब दोस्तों? 1 मई सन 1960 को दोस्तों गुजरात और जो महाराष्ट्र जो राज्य है दोस्तों ये बने थे। 1 मई सन 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र राज्य बने थे। सॉरी दोस्तों, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य बने थे। ठीक है। और त्रिपुरा की मैं आप लोगों से तो पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है। भारत एक ही क्षेत्र में जो 29वां राज्य बन रहा है या बनने जा रहा है, तो 29वां जो राज्य बन रहा था दोस्तों, ये भारत देश का जो दक्षिणी जो क्षेत्र था वहां पर बना था दोस्तों, आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। उसका नाम है साहब जी तेलंगाना। तो भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र था वहां पर बना था, 29वां राज्य बना था तेलंगाना। ठीक है। तेलंगाना। ठीक है। और तेलंगाना की राजधानी क्या है साहब जी? हैदराबाद। ठीक है। अमरावती किसकी राजधानी है? आंध्र प्रदेश की। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, नवीन राज्य तेलंगाना कब अस्तित्व में आया था? तो मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि जो नवीन राज्य जिसका नाम है साहब जी तेलंगाना, ये 2 जून 2014 को अस्तित्व में आता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है। 2 जून 2014 को।
अगला प्रश्न देखिएगा, किस राज्य को असम से अलग करके बनाया गया था? तो असम से दोस्तों जो अलग करके जो राज्य बनाया गया था उसका नाम आता है साहब जी मेघालय राज्य। कौन सा? मेघालय दोस्तों जो राज्य आता है दोस्तों, इसे दोस्तों असम से दोस्तों अलग करके बनाया जाता है दोस्तों। और मेघालय, और दोस्तों मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी दोस्तों, त्रिमेम। क्या बताई थी दोस्तों? त्रिमेम। ठीक है, एक का दोस्तों त्रि का मतलब हो जाएगा दोस्तों त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। मे का मतलब होगा दोस्तों मेघालय, मेघालय। और दोस्तों एम का मतलब हो जाएगा दोस्तों मणिपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों? मणिपुर। तीनों के तीनों ही कब अस्तित्व में आए थे दोस्तों? ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी दोस्तों 21 जनवरी सन 1972 को। कब दोस्तों? 21 जनवरी सन 1972 को। ये एक बात आपको याद रखनी है, 21 जनवरी सन 1972 ईस्वी की बात आती है। 21 जनवरी सन 1972 ईस्वी की बात आती है जब ये तीनों स्टेट का क्या कर दिया जाता है साहब जी? निर्माण कर दिया जाता है, तीनों को दोस्तों राज्य बना दिया जाता है। तो 21 जनवरी की बात आती है, 21 जनवरी सन 1972 को। त्रिमेम एक ट्रिक याद रखना है दोस्तों, ती से त्रिपुरा, म से मेघालय, म से मणिपुर। ठीक है दोस्तों, तीनों राज्य बने थे एक साथ दिन। ठीक है, जबकि अरुणाचल प्रदेश राज्य और दोस्तों जो मिजोरम राज्य, अरुणाचल प्रदेश और जो अम्मी याद रख लेना दोस्तों, एक याद रखना अम्मी। क्या याद करो साहब जी? एक याद रखना दोस्तों अम्मी। देखो एक ट्रिक याद करना अम्मी। क्या करोगे दोस्तों? अम्मी। अ का मतलब हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और मी का मतलब हो जाएगा दोस्तों मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये जो कब बनते हैं साहब जी? अरुणाचल प्रदेश और जो मिजोरम है दोस्तों, ये कब बनते हैं दोस्तों? 20 फरवरी सन 1987 को। कब बनते हैं साहब जी? 20 फरवरी 1987 को। तो 20 फरवरी 1987 को इन्हें दोस्तों राज्य बनाया गया था। ये सारी चीजें आपको याद रखनी, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सन 1969 में दोस्तों असम पुनर्गठन किया गया और मेघालय अधिनियम के अंदर मेघालय स्वायत्त राज्य बना दिया गया था। ठीक है, निम्न घटनाओं का सही क्रम आप लोगों को बताना है दोस्तों। सही क्रम आप दोस्तों देख सकते हो दोस्तों 3 2 1 4। ठीक है, भारत के चौथे आम चुनाव, हरियाणा राज्य की स्थापना, मैसूर का कर्नाटक राज्य में विलय, मेघालय थे, उसका जो राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2 1 3 4। ठीक है, 2 1 4 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखिए, असत्य कथन आप लोगों को बताना है साहब जी। असत्य कथन आप लोगों को बताइए, गोवा को दमन दीव से अलग किया गया दोस्तों, ये बात तो सही आती है। गोवा को दमन दीव से अलग किया गया था और दमन दीव वर्तमान में साहब जी कह दो तुम्हारे भारत सरकार के केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, एकदम सही बात आती है। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, ये भी सही बात है। हिमाचल प्रदेश जो की दोस्तों वर्ष सन 1966 ईस्वी की बात आती है। कब की दोस्तों? वर्ष सन 1966, 1 नवंबर सन 1966 दोस्तों। रुको भाई, हिमाचल प्रदेश की बात करें ना, 25 जनवरी सन 1971। 25 जनवरी सन 1971 से पहले जो हिमाचल प्रदेश था दोस्तों, ये पहले संघ राज्य, संघ शासित क्षेत्र प्रदेश हुआ करता था। क्या था दोस्तों? संघ शासित क्षेत्र प्रदेश हुआ करता था। और मैसूर राज्य का नया नाम दोस्तों तमिलनाडु रखा गया। ये बात करते हो मैसूर राज्य का दोस्तों जो वर्तमान नाम है दोस्तों, ये दोस्तों तमिलनाडु नहीं है। ठीक है, बंबई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही गलत हो जाएगा। मैसूर राज्य का जो नाम है दोस्तों तमिलनाडु नहीं रखा गया था दोस्तों, क्या रखा गया था? मद्रास रखा गया। ठीक है, सॉरी मद्रास का चेन्नई। ठीक है, मैसूर का लगेगा। सॉरी दोस्तों, मैसूर का नाम कर्नाटक है ना, मैं गलती से भूल गया दोस्तों, मैसूर का नाम कर्नाटक, कर्नाटक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, 2 प्रश्न और कर लेते हैं दोस्तों, जिसमें हमारे दोस्तों 45% हो जाएंगे। 2015 में हुए भारत बांग्लादेश समझौते के अंतर्गत भारत की कुल कितनी बस्तियां दोस्तों बांग्लादेश को सौंपी गई थी? दोस्तों 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या होता है दोस्तों? एक समझौता होता है दोस्तों, जिसके तहत दोस्तों भारत और बांग्लादेश समझौता होता है। भारत की कुल कितनी बस्तियां दोस्तों बांग्लादेश को सौंपी गई थी दोस्तों? तो 111 बस्तियां आप लोगों को याद रखनी है दोस्तों। कुल 111 बस्तियां भारत ने बांग्लादेश को सौंपी थी, जबकि बांग्लादेश ने भारत को कितनी बस्तियां सौंपी थी दोस्तों? ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, 51 बस्तियां। कितनी दोस्तों? 51 बस्तियां, 51 बस्तियां। ठीक है, और अदला बदली कितनी की होती है दोस्तों? 151 और 161 दोस्तों, लगभग 162 बस्तियों की। ठीक है, 162 हो जाएगी ना? ठीक है, 16वां दोस्तों वर्ष 2015 की बात आती है दोस्तों, 16वां संविधान संशोधन हुआ था और 4 राज्य इससे प्रभावित हुए थे। ये भी बात आपको याद रखनी। ठीक है, 4 राज्य प्रभावित हुए थे दोस्तों, काफी अच्छी तरीके से चर्चा की थी। अगर अभी तक आप लोगों ने दोस्तों भारतीय संविधान के एक दोस्तों हमारी श्रृंखला है 40 पेपरों का सॉल्यूशन दोस्तों हमने किया था दोस्तों आरपीएससी के हस्तलिखित नोट से, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, वहां से हुबहू एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इन सबकी दोस्तों मैं शानदार विस्तृत चर्चा कर चुका हूं आप लोगों से। ठीक है, चलिए अगला आज का हमारा अंतिम प्रश्न देखते हैं भाई साहब। भारत के विभाजन के दौरान सांप्रदायिक क्षेत्रों में बट गए शहर कौन कौन से थे दोस्तों? भारत के विभाजन के दौरान, ठीक है, भारत के विभाजन के दौरान सांप्रदायिक क्षेत्रों में बट गए शहर कौन कौन से थे दोस्तों? एक दिन का दोस्तों लाहौर में दोस्तों, अमृतसर में और कलकत्ता में दोस्तों सांप्रदायिक दोस्तों क्षेत्र थे दोस्तों। कहने का मतलब यहीं पर दोस्तों काफी दोस्तों हिंदू और मुस्लिमों के बीच में काफी हित की लड़ाई हुई थी दोस्तों विभाजन के दौरान।
ये क्वेश्चन दोस्तों 12वीं की जो एनसीईआरटी आती है दोस्तों, एनसीईआरटी, उनसे दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना सेट एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल में, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सब 12वीं की जो पॉलिटिकल साइंस आती है उसी से क्वेश्चन पूछे गए थे। चाहे आप ज्योग्राफी देख लीजिए, वो भी दोस्तों ज्योग्राफी भी जो तो 12वीं की जो तो 11वीं 12वीं की जो ज्योग्राफी आती है उससे पूछा गया था। भारतीय दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो ये भी दोस्तों 11वीं 12वीं की जो एनसीईआरटी आती है उसी से पूछे गए थे। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों इसका पार्ट नंबर 2 जो कि हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे दोस्तों। किसमें दोस्तों? पार्ट नंबर 2 लेकर आएंगे दोस्तों। क्या लेकर आएंगे साहब जी? पार्ट नंबर 2 लेकर आएंगे, जिसमें दोस्तों बच्चे कोई दोस्तों जितने भी हमारे 45% है हम इन सभी की चर्चा करेंगे दोस्तों। आप पार्ट नंबर 2 को देखना न भूले, खूब एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।